दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्ड विचार का द एंड करने के मूड से मैं यहाँ पे आया हूँ और देखते हैं कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपको परीक्षा के टाइम में बहुत मदद करेगी। यानी इस चैप्टर का पूरा निचोड़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए हिंदी में दोस्तों हम लोगों ने वर्ड विचार चैप्टर की बात करें तो डिटेल से हम लोगों ने वर्ड विचार चैप्टर को पढ़ लिया। 2 पार्ट में मैंने आपको वर्ड विचार चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया। अब ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग वन लाइनर के माध्यम से समझने जा रहे हैं कि कैसे क्या प्रश्न अति इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और आगे हम लोग इसका टेस्ट भी अटेंड करेंगे ताकि कुछ भी इस टॉपिक से बचा ना रह जाए, कहीं से कोई भी गड़बड़ी ना आने पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अजय ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, जरा सोच समझकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिन वर्डों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से होता है उसे क्या कहा जाता है। मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा है इसलिए मैं यहां पर आपको समय देने वाला नहीं हूं। बहुत तेजी के साथ दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं ताकि कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा उत्तर आपको करा सकूं। तो जो कि क्या लिखा है यहां पर कि जो बिना वर्डों के उच्चारण के यानी बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऐसे अक्षरों को क्या कहा जाता है, ऐसे अक्षर को स्वर कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिसमें कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय। देखिए 3 तरह के ऐसे स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण के आधार पर होता है। जैसे अगर कम समय लगे तो ऐसे स्वर को नाम दिया जाता है ह्रस्व स्वर। क्या नाम दिया जाता है, ह्रस्व स्वर। अगर अधिक समय लगे तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। और अगर आपका क्या लगे यानी इससे दीर्घ से दोगुना समय लगे यानी और अधिक समय लगे तो याद रखेगा अगर उच्चारण में और अधिक समय लग रहा है तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। आपसे पूछा है कम समय यानी आपका उत्तर क्या बनेगा, ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी परीक्षा निकट है और मैं बहुत तेजी से ये चैप्टर आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पर बातचीत करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग अक्सर करके रोने, चिल्लाने, पुकारने आदि में किया जाता है। माई रे माई, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लुत स्वर आ जाता है। ओम क्या आ जाता है, प्लुत स्वर आ जाता है। इसे आप लोग याद रखेगा, ठीक है। अगला बताइए, सोच समझ के जल्दी से बताइए, करा मूल स्वरों की संख्या है। बताइए मेरे भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप सभी जानते हैं कि मूल स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन सा होता है, याद रखेगा, अ है, ई है, उ है और री है। अ, उ, ई और री ये मूल स्वर कहे जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मूल स्वर, ठीक है। याद रखेगा जब अ के बाद हम लोग आ पढ़ते हैं तो आ का निर्माण अ और अ के मिलने से होता है, तो यहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी तरह से छोटी ई और छोटी ई को मिलाने से क्या बन जाता है दोस्तों, याद रखेगा, बड़ी ई बनता है। क्या बनता है, बड़ी ई बन जाता है। क्या बनता है, बड़ी ई। तो ये बड़ी ई क्या हो जाता है, ये दीर्घ स्वर में आएगा। अभी मैं आगे दिखाता हूं। तो यहां पर आप याद रखेंगे मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अ, ई, उ और री, ठीक है, 4 होती है। आगे पढ़िए दोस्तों, अगला देखिए, करा अच क्या होता है। अच दोस्तों कुछ अलग से नहीं है। अच और हल ये 2 शब्द होते हैं। अच माने होता है संस्कृत भाषा में जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप क्या पढ़ते हैं, जब आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो उस संस्कृत व्याकरण में जो स्वर होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है। इसी तरह आपसे अगर पूछ दे व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो व्यंजन को याद रखेगा हल कहा जाता है। व्यंजन को क्या कहते हैं, हल। संस्कृत व्याकरण में अच का तात्पर्य क्या होता है, स्वर होता है, और हल का तात्पर्य क्या होता है, व्यंजन होता है। आगे देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, पीछे आपको बता दिया हूं। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में अत्यंत कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिसको हम लोग यहां पर इसको याद रखेगा, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। अ, ई, उ, री ये क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। और यही उदाहरण है मूल स्वर की, यही उदाहरण है मूल स्वर के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। करा है मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं। कहीं कहीं पर मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 बताई गई है और कहीं कहीं पर मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 बताई गई है। कैसे, याद रखिए, अ और अ को मिलाकर आ बनता
बनता है, ई और ई को मिला के ई बनता है, ऊ और ऊ को मिला के बड़ा ऊ बनता है। तो जब 3 बोलते हैं तो ये होता है। और चौथे में कभी कभी दोस्तों बड़ा री आता है। बड़े री का इस्तेमाल वैसे हम लोग अब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं। तो दोनों बातें याद रखेगा, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कहीं कहीं पर 3 और कहीं कहीं पर 4 होती है। 3 कब होता है? जब बात करते हैं आ ई ऊ की। और याद रखेगा, और कभी कभी 4 कब हो जाता है? जब बड़ा री का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेगा, बड़ा री, जैसे छोटा री होता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये छोटा ऊ होता है और ये बड़ा ऊ होता है। उसी तरह से एक छोटा री भी होता है, एक बड़ा री भी होता है। जब आप संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे। हमारे हिंदी भाषा में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, इसलिए मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कभी कभी 3 के बजाय 4 भी बता दी जाती है। दोनों बातें आप याद रखेगा, यहां पे मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा दोस्तों, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? स्पेशली अगर दीर्घ स्वर देखा जाए तो आप 7 भी बोल सकते हैं, और अगर आप बड़े री को शामिल करेंगे तो 8 भी बोल सकते हैं। बट यहां पर आपको 7 ही याद रखना है। कौन कौन सा? तो याद रखेगा देखिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं। स्पेशली आपसे क्या पूछ दिया? दीर्घ स्वरों की संख्या। याद रखेगा, जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं, यानी बड़े वाले कितने होते हैं? 7। अ मत बोलिए, यहां पर सीधा आ बोलिए, क्योंकि अ क्या होता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपका क्या होता है? मूल स्वर होता है। दीर्घ स्वर में आपने क्या पढ़ा था? आ पढ़ा था, बड़ी ई पढ़ा था, बड़ा ऊ पढ़ा था, इतना पढ़ा था ना। इसके अलावा भी याद रखेगा, इसके अलावा दीर्घ स्वरों में जो 7 संख्या होती है, इसमें ए ऐ ओ औ भी शामिल हो जाता है। ए ऐ ओ औ ये भी शामिल हो जाता है, तब जाकर के क्या बनता है? ये बनता है। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे सर ऐसे कैसे आ गया? मैं आपको अभी विच्छेद करके बता दे रहा हूं। अगर ए के निर्माण की बात करें तो अ और ई मिलकर ए बनाते हैं। इसी तरह से ए की बात करें तो अ और ए मिलकर के क्या बनाते हैं? ऐ बनाते हैं। इसी तरह ओ की बात करें तो अ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। इसी तरह औ की बात करें तो अ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट करिए, समय बिल्कुल कम है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेंड करके आना है। मान के चलना है कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल समय कम है, इसलिए मैं बिना किसी बातचीत किए सीधे आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। देखिए और क्या दे रहा है? कुल स्वरों की संख्या। आपसे परीक्षा में पूछ दे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कैसे 11 होती है? पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा अ, आपने पढ़ा ई, ठीक है, आपने पढ़ा ऊ, आपने पढ़ा री, ठीक है, 4 यहां पढ़ लिया, जिसको आपने बोला था क्या? ये मूल स्वर हैं। इसके बाद 7 आपने क्या पढ़ लिया? 7 आपने पढ़ लिया। यहां पर क्या क्या पढ़ा? यहां पढ़ा आ, यहां पढ़ा बड़ी ई, यहां पर पढ़ा बड़ा ऊ, यहां पर पढ़ा ए, यहां पर पढ़ा ऐ, यहां पर पढ़ा ओ और यहां पर पढ़ा औ। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा 7 और 4 मिलाकर कितना हो जाता है? 7 और 4 मिलाकर 11 हो जाता है, यही शामिल किया जाता है। आप कहेंगे सर अंग और अह को आपने क्यों छोड़ दिया? अंग और अह, ठीक है, याद रखेगा अंग को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार कहा जाता है और इसको विसर्ग कहा जाता है। ये न तो स्वर माने जाते हैं न व्यंजन माने जाते हैं। न तो स्वर होता है न तो व्यंजन होता है, इसीलिए इसको हम साधारण भाषा में अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह भी कहते हैं। अयोगवाह क्या होता है अभी आगे आपसे पूछा जाएगा, जरा आप एकदम अलर्ट होकर बताते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त स्वर होते हैं ऐसे स्वर जिनका निर्माण संयुक्त रूप से हुआ। तो अभी अभी आपने पढ़ा ऐसे स्वरों की संख्या 4 होती। कैसे? आपने पढ़ा ए, आपने पढ़ा ऐ, आपने पढ़ा ओ, आपने पढ़ा औ। कैसे निर्माण होता है दोस्तों? आइए इनके निर्माण की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अ का निर्माण, ए का निर्माण कैसे होता है? अ और छोटी ई को मिलाकर। ए का निर्माण कैसे होता है? यहां अ के साथ ए मिला दिया जाता है। ओ का निर्माण कैसे होता है? यहां पर अ के साथ ऊ मिलाया जाता है। औ का निर्माण कैसे होता है? यहां पर अ के साथ ओ मिलाया जाता है। ठीक है, यह निर्माण में पहले भी आपको बता दिया था, अभी फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दिया गया। अब मुझे लगता है आपको चीजें याद हो गई होंगी। याद हुई कि नहीं? याद हुई कि नहीं? अच्छे से आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, बहुत लोग परेशान हो गए थे कि सर काफी दिनों से आपकी क्लास बंद थी यार, बंद नहीं होगी, थोड़ा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़िए, करा आगत स्वर हैं ऐसे स्वर जो किसी दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं। ऐसे आगत स्वर कौन है? तो याद रखेगा, जब आप इंग्लिश का शब्द बोलते हो आ, इसका निर्माण कब होता है? जब कभी याद रखेगा अंग्रेजी में जहां पर ओ शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे याद रखेगा कॉलेज, जैसे हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, जैसे हो गया टॉफी, ठीक है, जैसे हो गया टॉफी, जैसे हो गया कॉफी। ठीक है, ये शब्द जब आप लिखेंगे ना तो कॉलेज लिखते समय जब कहीं पर आपका ओ शब्द मिल जाए किसी के साथ तो याद रखें क के साथ ऐसे बनाते हैं, सैंबल बनता है ऐसे। ठीक है, ये होता है कॉलेज, ये होता है हॉस्पिटल, ठीक है, ये होता है ऐसे लिखा जाता है कॉफी ऐसे लिखते हैं, टॉफी ऐसे करते हैं, टॉफी ऐसे करते हैं। तो ये जानिए ये इंग्लिश से आया हुआ शब्द
है अ। इसके अलावा दोस्तों आ को क्या बोलते हैं, इसको अर्धविवृत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अभी आगे पढ़ेंगे विवृत स्वर क्या होता है और अर्धविवृत स्वर क्या होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी समझे कि नहीं आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं। कह जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। अगर जीभ के आधार पर स्वरों की बात की जाए तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो याद रखेगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, और अग्र, मध्य, पश्च। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे कि अग्र स्वर के उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों अग्र स्वर के उदाहरण में ई ई, ठीक है, ई ई और ऊ मत करिएगा। ऊ करते समय क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊ करेंगे तो यहां पर पश्च स्वर में आ जाता है। ठीक है, जैसे आ हो गया और ऊ हो गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं? पश्च स्वर में। ठीक है, अच्छा आ भी मत करिए, यहां पे अ करिए। आ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, यहां पे अ करिए। अ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, और नहीं इसको आ ही करिए, ये आ जाएगा मध्य स्वर में अ। ठीक है, मध्य स्वर में क्या आ जाएगा? अ। यहां पर आ हो गया। अब देखिए यहां पर अ आ, ई ई, उ ए ऐ यहीं पे आएगा, ए और ऐ दोनों यहीं पे आएगा। और साथ ही साथ ओ कहां पे आता है? तो क्योंकि ऊ से इसका निर्माण होता है इसलिए ओ और अ भी आपका यहीं पे आ जाता है। साथ ही साथ इंग्लिश वाला जो आ पढ़े हो ना आगत वाला, ये भी यहीं पे आ जाता है। ठीक है, यहां पे दोस्तों एक शब्द आ जाएगा री। तो इतने शब्द हैं जो अग्र, पश्च, मध्य तीनों में याद करने आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जब कभी आते हैं आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर से देखिए क्या हो जाएगा, ई ई, ए ऐ और री, ये क्या होते हैं? आपके अग्र स्वर के उदाहरण हैं। मध्य स्वर में अ आता है, ये याद रखेगा, और पश्च में आ आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अ, और इंग्लिश वाला जो अ था वो भी आ जाता है, जिसे हम अर्ध विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, करा अग्र स्वर क्या है? तो अग्र स्वर में आता है छोटा ई, बड़ा ई, ए और क्या आता है? री। यानी इसकी संख्या अगर देखेंगे आप, कभी पूछ दे कितने होते हैं तो बताएगा ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। कौन सा? ई ए ऐ और री, ये अग्र स्वरों की संख्या है। इसी तरह से मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक होता है, और वो कौन होता है? अ को क्या माना जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है, जीवा के आधार पे मध्य स्वर कहा जाता है। पश्च स्वरों में कौन कौन सा होता है? आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है। मुख्यतः तो इतने ही आते हैं, यानी यहां से आप कर सकते हो 6। कितने आते हैं? 3 2 5, 5 आते हैं, लेकिन प्लस 1 भी रखा जाता है, तब इसकी संख्या 6 हो जाती है। और एक कौन सा होता है? ये इंग्लिश से जो आया है अ, तो इसको भी याद रख के चलिएगा। परीक्षा में आप देखिएगा कि आपके सामने ऑप्शन क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, उसको देख करके आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूं। ठीक है, समृद्ध स्वर होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए समृद्ध स्वर। आप लोग समझते चलिए, यहां पे कमेंट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेड क्लास है, लेकिन आप बाद में चाहें तो कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। बताइए समृद्ध स्वर। देखिए 2 शब्द होता है, एक समृद्ध होता है, एक अर्ध समृद्ध होता है। समृद्ध की बात करेंगे तो जो आपने अभी पढ़ा अग्र स्वर के बारे में, क्या क्या पढ़ा अग्र स्वरों में दोस्तों? आपने पढ़ा किसके बारे में? ई के बारे में पढ़ा ना। तो याद रखेगा ये समृद्ध स्वर जब बात करेंगे तो यहां पर छोटा ई याद रखिए, ऐसे समझिए ये, क्योंकि हमेशा दिमाग से भूल जाता है। आप ऐसे समझिए इसको, ऐसे शब्द जिसका निर्माण नहीं, जिसका प्रयोग हम संयुक्त स्वरों के इस्तेमाल करने में करते हैं। जैसे आप देखिए तो ई से बनता है ए, तो ई ले लिया तो साथ में बड़ी ई भी आ गया। इसी तरह ओ किससे बनता है? ऊ से बनता है, तो ऊ हो गया और बड़ा हो गया। तो ई और ऊ, ठीक है, ई और ऊ, और साथ में दोस्तों आप जोड़ लीजिए री। ठीक है, साथ में जोड़ लीजिए री। ये बहुत स्पेशल है, ये टोटल 5 होते हैं जो समृद्ध स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? ये समृद्ध स्वर होते हैं, टोटल 5 ऐसे शब्द जिनसे क्या बने? संयुक्त स्वरों का निर्माण किया जाता है। कैसे आपको दिखा रहा हूं, संयुक्त स्वरों का निर्माण कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, भूलने ना पाए। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों ए का निर्माण कैसे करोगे, तो आप बताते हो कि सर ए का निर्माण करने के लिए अ और ई का साथ लेते हैं। ठीक है, तभी ये बनता है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों ओ का निर्माण कैसे करते हो, तो आप कहते हो सर ओ का निर्माण करने के लिए अ और ऊ का साथ लेते हैं। तो यहां पर ई और ऊ आ गया, और यहां पर भी देखिए ई और ऊ आ गया, और जब ये दोनों आ गए तो इनका बड़ा भाई भी साथ आएगा। ठीक है, याद रखेगा। तो ई ऊ और री, ये क्या होते हैं? आपके समृद्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये आपके समृद्ध स्वर होते हैं। चलिए, अर्ध समृद्ध में क्या होते हैं? अब जिनका निर्माण किया जाता है, किसका निर्माण किया जाता है? अभी निर्माण मैंने बताया कि अय का निर्माण कर सकते हो। किसका निर्माण कर सकते हो? अय का निर्माण कर सकते हो। अय मत बोलिए, ए का निर्माण हम लोगों ने किया था ना। किसका? ए का किया और ओ का निर्माण किया था। यही तो किया था। कैसे किया था ये देखिए, कैसे किया था, फिर से एक बार देखिए। ए का निर्माण कैसे आप लोग करते हो? आप बताते हो अ और ई को मिला देने से।
ऊ का निर्माण कैसे करते हो, अ और ऊ को मिला देने से, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर ई और ऊ, ठीक है, ये और ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो आपके समृत में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, समृत में आ जाएंगे। लेकिन आपके जो ये दोनों है ना, ये दोनों कहां आ जाएंगे, ये दोनों आपके अर्ध समृत में आ जाते हैं। याद रखेगा, अर्ध समृत। परीक्षा में इतने बार यहां से चीजें गलत होती हैं, इतने बार गलत होती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको, इस ट्रिक के आधार पे चलिए, कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। ये समझ गए ना, जब ई आ गया तो बड़ा ई भी आ जाएगा, जब ई आ गया तो इसी के साथ बड़ा ई भी आ जाएगा, और जब ऊ आ गया तो इसी के साथ बड़ा ऊ भी आ जाएगा, और इसके साथ साथ री भी जोड़ लीजिएगा, तो इनकी संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। और यहां इनकी संख्या सिर्फ 2 है, कौन सा, ए और ओ, ए और ओ, सॉरी ए और ओ, ए और ओ याद रखेगा, ये अर्ध समृत कहे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, कर विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर कौन है, विवृत स्वर सिर्फ अकेला, और अकेला क्या है, एक ही है, जिसके बोलने में हमको पूरा मुख खोलने का इस्तेमाल करना पड़ता है, आ, ठीक है। इसको विवृत स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विवृत स्वर कहा जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है ये बताइए। अब देखिए जो बचे हैं, अब देखिए जैसे अर्ध विवृत में अ आ जाता है, अर्ध विवृत में अ आ जाता है, अ और अ वाला, ठीक है। याद रखेगा, ये दोनों तो सामान्य वाले हैं, ठीक है। आपने आ को कहां डाल दिया था, आपने आ के लिए स्थान निर्धारित कर दिया था कि वो विवृत होता है। क्या होता है, वो विवृत होता है। और अर्ध विवृत यानी जिसमें कम मुख खुलता है, तो आ को बोलने में आ ज्यादा मुंह, अ के बोलने में छोटा मुंह, अ को बोलने में छोटा मुंह, तो यहां पर अ और आ गया। इसी के साथ साथ दोस्तों याद रखेगा, जो और शब्द का निर्माण आप कैसे करते हो, आप करते हो अ शब्द का निर्माण और अ शब्द का निर्माण, तो ये दोनों भी यहां पे रखिएगा। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों अर्ध विवृत कहलाते हैं। इसी का जो छोटा भाई है, कौन सा, अ और कौन सा, ओ। याद रखेगा, अ और ओ को हम लोगों ने क्या बताया था कि दोस्तों यह अर्ध समृत होता है। क्या होता है, यह अर्ध समृत होता है, और जिनसे इसका निर्माण किया जाता है, जिनसे इसका निर्माण किया जाता है, इनका निर्माण ई के सहयोग से, इनका निर्माण ऊ के सहयोग से, ठीक है। ई और ऊ, इसके साथ इसका बड़ा भाई और इसके साथ इसका बड़ा भाई, ठीक है, और साथ में री, अगर इन सब की एक फैमिली बना दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समृत स्वर। क्या कहलाता है, समृत स्वर। एक पेज पे मैंने सब बता दिया, याद रखिए, आ, ई ऊ, ए ओ और री, ये सब बता दिया एक साथ ना। तो आप याद रखेगा, मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी तो लेके नहीं पाओगे, चलो इसको नोट कर लो कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं, आपको बता तो दिया हूं, अयोगवाह किसे कहा जाता है, अंग को कहा जाता है और अ को कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा अंग का निर्माण अ और न के सहयोग से हो पा रहा है, ठीक है, और अ का निर्माण दोस्तों अ और ह के सहयोग से हो पा रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा, यहां अंग और अ, तो याद रखेगा ये तो स्वर है और ये व्यंजन है, ये स्वर है ये व्यंजन है। इसीलिए दोस्तों अयोगवाह को न तो स्वर ही कहा जाता है न तो व्यंजन ही कहा जाता है, तभी इसका नाम अयोगवाह पड़ा। अलग से इसको अनुस्वार कहा जाता है, इसको विसर्ग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख रहा है कुल व्यंजनों की संख्या होती है। व्यंजनों से पहले सर स्वरों की संख्या बता दीजिए। स्वरों की संख्या हम लोगों ने देखा है 11। कैसे, हमने पढ़ा 4 मूल स्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं, 7 और 4 मिला के कितना हो जाता है 11। ये हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, व्यंजन के बारे में, ठीक, स्वर के बारे में, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजनों की संख्या होती 41। कितनी होती है, 41। 41 और 11 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 41 और 11, ये जो स्वर होते हैं ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। यानी हमारी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेगा 52 होता है। कितना होता है, 52। कैसे याद रखोगे, याद रखेगा अंग्रेजी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, 26। 26 का दुगुना क्या होता है, 52। याद रखेगा हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी के 2 गुने शब्द होते हैं। और अगर आपको याद है कि स्वरों की संख्या 11 होती तो 52 में से 11 घटा लीजिए, 41 उत्तर आ जाएगा, कभी गलती से भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 41। कैसे याद रखेंगे, आइए टेक्निक बताता हूं आपको, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन याद रखेगा, यह क से लेकर म तक होता है। कहां तक, क से लेकर म तक, इनकी संख्या हो जाती 25। आप जोड़िएगा, क ख ग घ, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब ब म, ये हो जाते 25, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अंतस्थ। क्या आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ, ठीक है। याद रखेगा अंतस्थ में कौन कौन आते हैं, क ख प फ ब म, य र ल व,
ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, याद रखेगा, संघर्ष, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन बोलिए, उष्म व्यंजन, ठीक है। यह कौन सा होता है, बड़ा सा, छोटा सा, स ख श ह, ठीक है, ऐसे लिखिए, स ख स ह, स ख स, ठीक है, याद रखेगा ये। बस यहीं पे रुक जाना। 25 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 4 29 और 4। अच्छा एक बात और याद रखेगा, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, इन्हीं को मैंने आपको पढ़ाया था, इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। यर लवा आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जो उष्म व्यंजन होते हैं ना, इसी को उष्म संघर्षी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसी को उष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उष्म संघर्षी, खाली संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो च छ ज ज हो जाएगा। खाली संघर्षी व्यंजन कौन सा कराता है, च छ ज ज। उष्म संघर्षी व्यंजन स ख स ह, याद रखेगा, ठीक है, स ख स हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए, ये 25 4 29 4 33 हो गया, 33 हो गया ना, ये 33 प्योर होते हैं। 33 क्या होते हैं, प्योर होते हैं, 33, ठीक है। 25 4 29 4 33, 33 आपके प्योर होते हैं। इस प्योर में कुछ और भी जोड़ना पड़ता है, जैसे जैसे आपको जोड़ना पड़ता है दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। हटा दूं क्या इसको, चलिए इसको अलग पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यानी दो होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, दो। कौन से, याद रखेगा, ये ड और ढ, ये उत्क्षिप्त होते हैं, जो बाहर से आकर के ऐड कर दिए गए। इसके अलावा दोस्तों आगत व्यंजन भी इसी में होते हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। आगत, इसमें आता है ज और फ आता है, ज और फ। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आगत व्यंजन कहा जाता है। और साथ ही साथ लास्ट में 4 संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। संयुक्त माने जानते हैं ना, संयुक्त माने क्या हो जाता है, जो आप पढ़ते हो, क्या कहां लिखूं यार, इधर देखो, जो आप पढ़ते हो छत्र ज्ञ और स्र, छत्र ज्ञ और स्र, ठीक है, याद रखेगा ये 4। तो जोड़िए जरा, 25 4 29 4 33, 33 4 33, 34 35 36 37, ठीक है, 37 38 39 और 40 और 41, ठीक है, ये टोटल हो गए 41। यानी अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 33 होता है, और अगर टोटल देख लेंगे, कुल मिलाकर देखेंगे तो 41 हो जाएगा, और तब जाके हमारे वर्णमाला की संख्या पूर्ण होती कितनी, 52, ठीक है। समझ में आया ना। अभी इसी पर आधारित और देखेंगे। देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन देखेंगे दोस्तों, तो मूल व्यंजनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 33 ही होती है। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवीजन का मौका मिला, सुनिए। स्पर्श व्यंजन को मूल व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श में हमने पढ़ा क से लेकर म तक की बातें, म तक की बातें, इसमें इसकी संख्या कितनी थी, 25 थी। एक तो हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमने पढ़ा य र, क्या क्या पढ़ा, य र ल व, इनकी संख्या 4 पढ़ा। और एक चीज और पढ़ा कि इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने पढ़ा स ख स ह, स ख स ह पढ़ा। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। इनको याद रखेगा, इनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो 25 4 29 4 33, ये 33 आपके मूल व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा दोस्तों, संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है, पहले बता दिया हूं। संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है, ठीक है। और स्वर को कहा जाता है, स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहा जाता है। देखिए परीक्षा के टाइम बस खाली इस वीडियो को देखिएगा, तबीयत आपकी खुश हो जाएगी, और एक क्वेश्चन भी आप परीक्षा में गलत नहीं करोगे। मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है, बताइए, मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है। इस तरह के ऊट पटांग वाले क्वेश्चन देते हैं आपसे परीक्षा में, वहां आपको समझना पड़ता है कि मूल व्यंजन में कौन सा नहीं आता है या कौन सा आता है। पहले कौन सा नहीं आता है, तो देखिए अगर हम यहां पे 33 के अलावा, देखिए वैसे यहां पर संख्या होती है 33, लेकिन इसको हम लेके चलते हैं 41 तक। तो 33 से 41 कैसे पहुंचता है, जब आप इसमें जोड़ते हो संयुक्त व्यंजन को। क्या जोड़ते हो, संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा, छत्री वाला छत्र ज्ञ और स्र, यही तो जोड़ते हो, 4 ये जोड़ते हो। इसके अलावा क्या जोड़ते हो, इसके अलावा जोड़ते हो उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, होते हैं 2। कौन कौन सा, याद रखेगा ड और ढ, ठीक है, इधर उधर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हो जाते हैं आगत वाले, ठीक है। आगत, आगत में कौन हो जाते हैं, इनकी संख्या भी होती है 2। कौन सा, एक ज और एक फ, ज और फ, तो ये जोड़ लेते हो, तो 4 2 6 2 8, 8 होते हैं। और यही आपके मूल व्यंजन में नहीं आते हैं। परीक्षा में अगर देगा तो इसी में से कोई एक दे देगा, ठीक है। याद रखेगा कि यही मूल व्यंजन होता है, और कहीं डाल देगा तो आप समझ के निकाल लीजिएगा बाहर। समझ में आया ना, मैंने एक साथ बता दिया सब। और देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है मूल व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो बता तो दिया कि मूल व्यंजन में कौन आते हैं। 33 की संख्या कैसे बनती है, जब इसमें हम रखते हैं कौन सा, स्पर्श व्यंजन रखते हैं, अंतस्थ व्यंजन रखते हैं,
और कौन सा रखते हैं, और ऊष्म व्यंजन रखते हैं। जब इन तीनों को रखते हैं तब इसकी संख्या 25, इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या भी 4, टोटल मिला के क्या हो जाता है 33। ठीक है, तो ये रखे जाते हैं, वो आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितनी है, 25 है। कहां से कहां तक याद रखेगा, क से लेकर म तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। सब आपको पढ़ाया गया है, सब आपको पढ़ाया गया है। यहीं पे दोस्तों आप पढ़ते हो किसके बारे में, आप पढ़ते हो यहीं पर कंठ व्यंजन के बारे में, आप यहीं पे पढ़ते हो तालु के बारे में, आप यहीं पे पढ़ते हो मूर्धा के बारे में। ठीक है, आप यहीं पे पढ़ते हो दंत के बारे में, आप यहीं पे पढ़ते हो ओष्ठ के बारे में, ओष्ठ के बारे में। ठीक है, याद रखेगा क, ख, ग, घ और अंगा, ये कहां हो जाता है, यहां पे हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे, च, छ, ज, झ और इया। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। मूर्धा में क्या आ जाता है, ट, ठ, ड, ढ और अड़। ठीक है, यहां पे आ जाएगा। दंत में आ जाता त, थ, द, ध, न। ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह ओष्ठ में प, फ, ब, भ और म। ठीक है, याद रखेगा। ये आ जाते हैं हर लाइन में 5-5 दिया, 5 × 5 = 25, इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त होता है 2। कौन कौन सा, एक याद रखेगा, एक होता है ड, ये घोड़ा वाला जिससे निर्माण करते हैं, एक होता है ढ, दोनों के नीचे बिंदी लगा होता है, यही आपका क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगत व्यंजन भी कितने होते हैं, यहां पर भी इनकी संख्या भी होती है 2। कौन कौन सी, एक होता है ताज, एक होता है फ। ठीक है, याद रखें दोनों के नीचे बिंदी लगे होते हैं, ये ज और फ। ठीक है, आगे देखिए, कर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की होती है संख्या 4। और एक बात और याद रखेगा, अंतस्थ व्यंजन को यहां पे अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्धस्वर। कौन कौन सा आता है, याद रखेगा, य है, र है, ल है, व है, यर लव, यर लव यहां पे 4 आते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। इसको याद रखेगा, इसको ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म संघर्षी। ठीक है, संख्या कितनी, 4, स, ख, स और ह, ये चारों संख्या है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4। कौन कौन सा होता है, छत्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, छत्र, ज्ञ और स्र, ये 4 इनकी संख्या होती है। छत्रग्रस है, याद रखेगा। यहां पे कभी कभी आपसे पूछ देता है कि छ का इस्तेमाल कैसे बनाया जाता है, तो याद रखेगा, क के साथ स को मिला के, खटकोड़ वाला स को जब मिलाया जाता है तो ये बनता है। त्र का निर्माण त को साथ जब र को मिलाते हैं तो ये बनता है त्र, त्र, त के साथ क्या बनता है, र। ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से ज्ञ का कैसे बनते हैं, जब ज के साथ इया मिलाते हैं, क्या मिला देते हैं, इया। इया जानते हैं ना, याद रखेगा, इया, च, छ, ज, ज, इया। ठीक है, तो ज्ञ बनाना आपको, क्या बनाना है, ज्ञ। यहां पे ज आधा लगता है, यहां पे रा त आधा लगता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों याद रखेगा। अच्छा, एक चीज और मैंने लगता है गलत कर दिया, यहां खटकोड़ वाला सग नहीं, ये हलन जो रहेगा ये इसके नीचे रहता है, इसके नीचे। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहां पे रहेगा। ठीक है, याद रखेगा। इसी तरह से स्र का इस्तेमाल कैसे होता है, तो याद रखेगा, स में बड़ा स लेते हैं और र लेते हैं। ठीक है, इनसे क्या बन जाता है, श्र बनता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ देता है परीक्षा में। अर्धस्वर हैं, पहले बता दिया अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो अर्धस्वर कहा जाता है या अंतस्थ व्यंजन को। किसको कहते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसी को अर्धस्वर कहा जाता है। कौन कौन से, य, र, ल और व। य, र, ल, व को भी क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है, या फिर इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, आगे लिख रहा है लुंठित व्यंजन कितने होते हैं, लुंठित व्यंजन होता है 1। कौन होता है, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। र को आप ल से मत समझिएगा, अगर ल याद आएगा तो याद रखें, ल को लुंठित नहीं, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। यहां देखिए दे रहा है पार्श्विक व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 1। कौन सा, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं और र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे लिख रहा है ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होते हैं, स, ख, स, ह, ये 4 होते हैं, जिसको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। करा ऊष्म संघर्षी व्यंजन ही क्या होते हैं, यही होते हैं, कुछ अलग से नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स, ख, स, ह। ठीक है, आपसे केवल संघर्षी अगर पूछ दे, आपसे परीक्षा में अगर खाली पूछ दे क्या, संघर्षी, तब क्या बताएंगे, तब बताएगा च, छ, ज और झ, इसके साथ इया मत रखिएगा, च, छ, ज, झ बोलिएगा। जब खाली क्या पूछ दे आपसे, संघर्षी पूछ दे। देखिए वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है, अरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। हमारी वर्णमाला में याद रखेगा इंग्लिश का 2 गुना है ना, तो 52 संख्या होती है। कह रहा है संस्कृत में वर्णमाला की संख्या होती है, संस्कृत की बात करें तो कितनी होती है, संस्कृत में वर्णमाला की संख्या सिर्फ 50 है। हमारे हिंदी में
में 52 है और संस्कृत में कितनी है 50 है। ठीक है, 50 कैसे कैसे दोस्तों, तो याद रखिएगा संस्कृत में अगर स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या रखी गई 13, हमारे हिंदी में 11 रखी गई, लेकिन व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या जो हिंदी में है वही यहां पर आपके यहां पर भी है। अयोगवाह जो हम लोग 2 मानते हैं ना, अयोगवाह, वो अयोगवाह संस्कृत में कितना माना जाता है, 4 माना जाता है, 4। तो जोड़िए 33 और 33 13, 3 जोड़ोगे 36, 33 3 36 10 46, 46 4 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा संस्कृत में वर्णमाला की संख्या के अनुरूप जो चीजें वो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो पहले ही बता दिया कि स्वरों की संख्या होती है 13। अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करोगे तो यहां पे संख्या होती है 11, यहां पे संख्या होती है 11। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर बताइए दोस्तों। मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर, एक होता है जिसे कहा जाता है मूल स्वर, एक होता है जिसे कहा जाता है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर, ये उत्पत्ति के आधार पर माने जाते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, करा जाति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, जाति के आधार पर जरा बताइए, सब आपको पढ़ाया गया। जाति के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या 2 होती है। एक सवर्ण स्वर होता है, कहानियां है। ठीक है, सवर्ण जो एक जैसे होते हैं उनको सवर्ण कहा जाता है। एक अ इसी के आगे लगा दीजिए, असवर्ण। ठीक है, असवर्ण स्वर, ये 2 टाइप के इसके टाइप रखे जाते हैं जो जाति के आधार पर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो उच्चारण बोलने के आधार पर याद रखेगा सानुनासिक। क्या होता है, सानुनासिक, एक होता है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक और सानुनासिक, ये 2 तरह के होते हैं जो उच्चारण के आधार पर लिए जाते हैं। सब याद रखेगा, सब में यहां पर आधार 2 ही हैं। ठीक है, करा जीभ के प्रयोग के आधार पर, आगे तो आपको बता दिया गया था ना कि अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है, अग्र मध्य और पश्च। ठीक है, याद रखेगा, सब मध्य में अ रखा गया था, यहां पे आ रखा गया था। ठीक है, सब कहानी आपको बता दिया गया था। अगर कंफ्यूजन हो तो बताइए, इसको याद आ रहा है कि नहीं आपको, जल्दी से बताइए सोच समझ के। अग्र मध्य में आपको क्या याद रखा गया था, बताइए सोच के बताइए जल्दी बहुत जल्दी आप भूलते हैं। अग्र स्वर में मैंने आपको बताया था कि जिनका निर्माण कैसे करते हैं, याद रखेगा, इसमें कैसे करते हैं, ई, छोटा ई और बड़ी ई और साथ में ए और साथ में ए और साथ में री, यही लगाया था ना। याद रखेगा, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके अग्र स्वर होते हैं। अ आपका मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर में क्या होता है, तो अ होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, अ होता है और साथ में क्या होता है, अंग्रेजी वाला अ होता है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। ये जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन ये 3 टाइप का होता है, तो इसको भी याद रखेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। परीक्षा में इसी तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सोच समझ के बताइए। आगे बताइए, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद 4 होते हैं। कौन कौन सा, याद रखे, पहले आता है समृद्ध स्वर। ठीक है, इसके बाद आता है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, विवृत स्वर, विवृत स्वर। इसके बाद आता है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, ये सब आपको बता दिया गया, कोई दिक्कत यहां पे तो बताए। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, ऐसे ऊट पटांग के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। यह भी होता है 2 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार हैं, याद रखेगा, होठों की स्थिति के आधार पर एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता अवृत्तमुखी। वृत्त माने गोलाकार। ठीक है, कहीं कहीं पर दोस्तों लिखा रहता है गोलाकार और अगोलाकार, वो भी आधार होता है। ठीक है, ये ओठों के आधार पर है। ठीक है, व्यंजनों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया, व्यंजनों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो मुख्यतः यहां पर 3 श्रेणी में बटे हुए। कौन कौन सा, एक आप पढ़ते हो स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी मैंने बताया, 25 बताया, ये पहला हो गया। दूसरा आप पढ़ते हो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिनको अर्ध स्वर भी कहते हैं, संख्या 4। एक आपने पढ़ा ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या आपने पढ़ा 4। ठीक है, ये हो गया 25 4 29 4 33। ठीक है, 33 हो जाएगा। और ये 3 टाइप होता है, क्योंकि आपसे पूछा मुख्यतः, अगर आपसे पूछता कुल तो आप इसमें क्या जोड़ देते हैं, आप इसमें लाके जोड़ दीजिएगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त लाके जोड़िएगा संख्या 4, उत्क्षिप्त लाके जोड़िएगा संख्या 2, संख्या 2, और क्या जोड़ेंगे, आगत लाके जोड़िएगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा 6। और तब क्या माना जाएगा, जब आपसे कुल पूछेगा, तो कुल नहीं पूछा तो आप केवल बताइए 3। ठीक है, आगे देखिए, वर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है। याद रखिए, वर्गीय व्यंजन कुछ अलग से नहीं है, जो स्पर्शी व्यंजन है उसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बटा होता है क वर्ग में। मैंने आपको बताया था ना, क वर्ग को कंठ ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि ये ध्वनियां कंठ से निकलती हैं। इसी तरह से च वर्ग को तालु ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि ये तालु के माध्यम से निकलती हैं। इसी तरह से ट वर्ग आता है, जिसको हम कहते हैं मूर्धा ध्वनि। क्या कहते हैं, मूर्धा ध्वनि। इसी तरह आता है त वर्ग,
त वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत ध्वनि। इसी तरह आता है प वर्ग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओष्ठ ध्वनि। इसका इस्तेमाल करने के लिए ओठों का प्रयोग करते थे। 5 तरह की ध्वनियां होती हैं, इसीलिए ये 5 वर्ग बटे होते हैं, तभी इनकी संख्या क्या होती, 25 होती है। तो चाहे आप इसको स्पर्शी व्यंजन कहिए, चाहे आप इसको क्या कह दीजिए, वर्गीय व्यंजन कह दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पर्शी व्यंजन ही क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। ये आप समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, करा स्पर्श संघर्षी, संघर्षी दे दिया ना, मैंने आपको बताया था संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी, 4, ठीक है। कौन कौन सा याद रखेगा, च, छ, ज और झ, ठीक है। यही अगर आपसे पूछ देता कि ऊष्म संघर्षी, क्या पूछ देता, ऊष्म संघर्षी, तो क्या बताते हैं, ऊष्म संघर्षी की संख्या भी 4। कौन कौन सा याद रखेगा, स, ख, स और ह, ये हो जाती संख्या 4, ठीक है। यहां पे भी हो जाएगी संख्या 4, ये याद रखेगा, ये स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे लिख रहा है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए द्विगुण व्यंजन के परीक्षा में बहुत सारे नाम दे सकते हैं। द्विगुण व्यंजन याद रखेगा, इनकी संख्या 2 होती। कौन याद रखेगा, इनका नाम वही है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन वाली है। और उत्क्षिप्त व्यंजन में लोगों ने पढ़ा था ड और ढ, ड और ढ, याद रखेगा, यही द्विगुण व्यंजन भी कहे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं है, केवल नाम परिवर्तित करके दे दिया। वाचारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं पढ़ा तो दिया गया है। क्या पढ़ाया गया, यहां पर आपको बताया गया अल्प प्राण के बारे में और महाप्राण के बारे में। महाप्राण के बारे में जहां पर हवा कम निकले, कहां पर 1, 3, 5 में हवा कम निकलती है। 1, 3, 5 का तात्पर्य क्या है, क ख ग घ लिख लीजिए, ये क वाला वर्ग, ग वाला वर्ग और अंगा वाला वर्ग, ये पांचों वर्ग अल्प प्राण कहे जाते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाता है, महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाता है, यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और साथ ही साथ इसमें और जोड़िए, क्या मैंने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन जोड़ दीजिएगा। इसमें अंतस्थ इसमें आता है और ऊष्म वाला इसमें आता है, ठीक है। ऊष्म में ज्यादा हवा निकलती है, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। और याद रखिएगा अल्प प्राण में क्या आ जाता है, इसमें कम वाला आ जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, करा अल्प प्राण में शामिल होते हैं, बता तो दिया क्या आता है, याद रखेगा पहला वर्ग, ठीक है, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक है, और पांचवा वर्ग, ठीक है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, पांचवा वर्ग, ये कहलाता अल्प प्राण। साथ ही साथ समस्त अंतस्थ व्यंजन, समस्त अंतस्थ व्यंजन जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, क्या कहलाता है, ये आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अल्प प्राण भी कहे जाते हैं। समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करा महाप्राण में शामिल होता है, तो याद रखेगा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये दोनों वर्ग महाप्राण में शामिल होता है। प्लस इसके साथ क्या हो जाता है, ऊष्म व्यंजन आ जाता है। ऊष्म व्यंजन बोले तो स ख स ह, ये क्या हो जाता है, ऊष्म व्यंजन, और ये हो जाता है महाप्राण। क्या हो जाता है, महाप्राण। इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, तरंग के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तरंग, कभी कभी तरंग के जगह पे नाद भी लिख सकता है, ठीक है, नाद के आधार पर। तो याद रखेगा, नाद के आधार पर होता है अघोष होता है, अघोष होता है और सघोष होता है, अघोष और सघोष होता है, ठीक है। अघोष और अघोष, जैसे वायु प्रक्षेपण के आधार पर 2 टाइप था, एक अल्प प्राण था, एक महाप्राण था, उसी तरह से यहां पर अघोष और सघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष और सघोष। चलिए अगर मैं यहां पर सघोष की बात करूं, सबसे पहले सघोष की बात कर लेता हूं। अगर सघोष की बात करूं तो याद रखेगा तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग यहां पे होता है। इसी तरह से पहला और दूसरा वर्ग जो होता है दोस्तों, वह अघोष में आता है। साथ ही साथ विभाजन होगा अंतस्थ का और ऊष्म का, ठीक है। तो याद रखेगा, अगर मैं यहां पे बात कर दूं किसकी, अघोष, सघोष, अगर अघोष की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अघोष में उल्टा हो जाता है, यहां पर ऊष्म वाले आ जाते हैं, ऊष्म वाले। लेकिन ह साथ छोड़ दिया है, यहां पर क्या आएगा, याद रखेगा स आएगा, ख आएगा और छोटा सा आएगा, ह नहीं आएगा। इसमें समस्त अंतस्थ वाले आएंगे। अंतस्थ बोले तो य, र, ल और व आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखेगा ऊष्म का केवल एक आएगा, कौन सा, ह आएगा, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि समस्त स्वर व्यंजन, समस्त स्वर क्या कहलाते हैं, तो समस्त स्वर भी किसके साथ होते हैं, सघोष के साथ होते हैं। सघोष के साथ क्या होता है, स्वर भी होता है। तो इसको भी याद रखेगा, क्योंकि यह भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी टीम बड़ी हो जाती है और इसकी टीम छोटी हो जाती है, तरंगों के आधार पर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अच्छा तो पढ़ा दिया ना, सघोष वर्ड में शामिल होता है कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा
ठीक है, समस्त अंतस्थ वाले शामिल हो जाएंगे, अंतस्थ इन द सेंस यानी 4, यानी कि य, र, ल और व। इसी में दोस्तों उष्म भी आ जाता है, उसमें खाली एक आता है, यहां पर ह साथ छोड़कर चला आ गया है, और जितने भी स्वर हैं ये सभी इसमें आ जाते हैं। ये हो जाता है सघोष। क्या हो जाता है? ये हो जाता है सघोष। ठीक है, अघोष में क्या है? अघोष में पहला और दूसरा है, साथ ही साथ आपका उष्म है। उसमें कौन कौन सा है? केवल स है, ख है और छोटा स है। ह यहां पर नहीं रखना है, ह साथ छोड़कर चला गया सघोष के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, कर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया? बताइए, प्रयत्नों के आधार पर दोस्तों ये 5 प्रयत्न होते हैं। कितने प्रयत्न होते हैं? प्रयत्नों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कैसा? आपने पढ़ा कंठ वर्ग, जिसमें कंठ ध्वनियां, कंठ का प्रयोग होता है, क ख ग घ अंगा, कंठ ध्वनियां होती हैं। इसी तरह पढ़ते हो तालु ध्वनियां, च छ ज झ इया, ये तालु ध्वनियां होती हैं। इसी तरह पढ़ते हो मूर्धा, जहां पर जीभ उलट करके मूर्धा आवाज दे, ट ठ ड ढ अड़ा। इसके अलावा पढ़ते हो दंत के बारे में, त थ द ध न। इसके बाद पढ़ते हो ओष्ठ के बारे में, ये होता है प फ ब भ म। ये टोटल क्या कहलाते हैं? इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 25। कितनी संख्या होती है? 25। प्रयत्नों के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। ये टोटल आप याद रखेगा। ठीक है, नासिक के व्यंजन होते हैं, नासिक के व्यंजन की संख्या होती है 5। कौन कौन से? एक होता अंगा, एक होता इया, एक होता अड़, एक होता न, एक होता म। ठीक है, याद रखेगा, ये इनकी संख्या होती है नासिक के व्यंजन। ठीक है, नासिक के व्यंजन। एक काम और करेगा, सबके नीचे हलन डाल दीजिएगा, हलन। ठीक है, हलन से क्या होता है? ये आधा हो जाता है, इसके अंदर से अ हट जाता है, तब जाकर के हलंत लगता है। अनुनासिक व्यंजन होते हैं, बताइए, अनुनासिक, जहां जिसको बोलने में आवाज क्या नाक से बाहर है, अनुनासिक, तो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? याद रखेगा, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, न हो गया, म हो गया। इन्हीं को अनुनासिक भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? होते हैं 4। कौन कौन सा? याद रखेगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 होते हैं। चारों का निर्माण मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छ, क और स को मिलाकर बनता है। फिर से देख लीजिए, क और यहां पर खटकोड़ वाला स को मिला के बनता है। त्र दोस्तों त और र को मिला के बनता है। ज्ञ दोस्तों ज और इया को मिला के बनता है, ज और इया। ठीक है, याद रखेगा। स्र दोस्तों बड़ा स और र को मिला के बनता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संख्या होती है 4, संख्या होती है 4। आगे देखिए, अनुस्वार दर्शाते हैं। मैंने बताया था अनुस्वार, जो अंग आप पढ़ते हो ना, अंग अ, जो स्वर में आप पढ़े थे, वो सब अनुस्वार होते हैं। जो ये होता है, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो ये इसकी मात्रा होती है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे लिखा आपने अंश, जैसे आपने लिखा कंधा। ठीक है, जैसे आपने लिखा क्या? भ्रंश। ठीक है, अंश, भ्रंश। ठीक है, तो यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने लिख दिया अंशु। ठीक है, तो यहां पर अनुस्वार जो मात्रा होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनुनासिक को दर्शाते हैं, ये तो अनुस्वार हो गया। अनुनासिक में दोस्तों याद रखेगा, अंतर खाली इतना है कि यहां पर अनुनासिक में चंद्र बिंदु लग जाता है। क्या लग जाता है? चंद्र बिंदु लग जाएगा। ये अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक, जैसे मैं आपसे कहूं गांव, जैसे आपको कहूं मैं आंत, आंत, जैसे मैं कहूं आपसे आंगन, आंगन। ठीक है, जैसे आपसे मैं कहूं, क्या हो जाएगा? गांव, आंत, आंगन। और क्या बोल सकते हो? जैसे बोल सकता हूं मैं आंसू, आंसू। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं मुंह। ठीक है, मुंह। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा? यहां पर अनुनासिक। अनुनासिक अनुस्वार में सिर्फ इतना अंतर है कि अनुस्वार में बिंदी लगता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। ये अंतर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कंठ ध्वनियों में शामिल किया जाता है। क्या होता है? कंठ में क को, ख को, ग को, घ को और साथ ही साथ अंगा को। कंठ ध्वनियों में शामिल किसे किया जाता है? क ख ग घ अंगा को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ और याद रखेगा, आपसे तो ये पूछ ही रहा है, इसके अलावा क्या शामिल किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भगौड़ा इंसान था, जानते हैं ना भगौड़ा कौन था? ह जो है ये अघोष का साथ छोड़ करके ये सघोष में आ गया था। कहां पे आ गया था? सघोष में आ गया था। ठीक है, याद रखेगा, यह ह भी किसमें आता है? ये जब कंठ ध्वनियों की बात करते हैं तो इसके साथ ह भी आ जाता है। क्या आ जाता है? ह। इसके अलावा दोस्तों जो विसर्ग होता है, विसर्ग, ठीक है, ये भी क्या होता है? यहीं पर आता है। इसके अलावा अ और आ को भी क्या मानते हैं? याद रखेगा, इसको भी कंठ ध्वनियों के अंतर्गत रखा जाता है। कहां रखा जाता है? कंठ ध्वनि। मैंने क्या बताया? क ख ग घ अंगा है तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ जो भगौड़ा है वो, साथ ही साथ विसर्ग, क्योंकि विसर्ग ना स्वर है ना व्यंजन, ये भी आ जाता है। और अ आ ये दोनों जो होते हैं ये भी आपके कंठ ध्वनियां होते हैं। चलिए बताइए तालव्य में क्या क्या आता है? तो तालव्य में जो आप जानते हो वो क्या जानते हो? आप जानते हो च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और इया आता है। एक बात और याद रखेगा, इसको
इसको क्या कहा जाता है, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, क्या, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, इसको इस नाम से भी जान, उष्म संघर्षी मत बोलिएगा, केवल संघर्षी व्यंजन, च छ ज ज इया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके अलावा और इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, तो याद रखेगा इसके अलावा इसमें ऐड किया जाता है छोटी ई और बड़ी ई। ये भी क्या होता है दोस्तों, ये भी तालव्य होता है, छोटी ई बड़ी ई। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेगा य और बड़ा वाला स, य और बड़ा वाला स यानी यश भी क्या होता है, यह भी तालव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखेगा छोटी ई बड़ी ई, य और स, ये च छ ज ज इया के साथ तालव्य ध्वनियों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए मूर्धा, मूर्धा में क्या क्या आता है, तो मूर्धा में आप पढ़ते हो ट ठ ड ड ढ और अड़, ठीक है, ये पढ़ते हो, ये हटा दीजिएगा, ट ठ ड ढ ये होता ढ, ठीक है। अड़ा बिंदी मत लगाएगा, बिंदी लगाने से वो क्या हो जाएंगे, द्वित्व में चले जाएंगे, ठीक है। ये आता है, ये तो आप मूर्धा में पहले से जानते हो। एक्स्ट्रा आपको यहां पे क्या रखना है, एक्स्ट्रा आपका मूर्धा माना जाता है री, जो आप री पढ़ते हो ना, ये भी मूर्धा आता है। इसके अलावा स र और खटकोड़ वाला स, यह भी आपका मूर्धा आता है। आपने पढ़ा दोस्तों य और बड़ा स, ये कहां पर आता है, ये आता कंठ में। कहां पर आता है दोस्तों, ये आता कंठ में। आपने पढ़ा र और खटकोड़ वाला स, ये कहां पे आता है, आपने पढ़ा ये आता है सॉरी ये कंठ में नहीं यार, ये तालु में। कहां पे आता है, ये तालु में आता है ना, कंठ में नहीं। और यहां पर ये आ जाता है दोस्तों, ये मूर्धन्य होता है, मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है, ये याद रखेगा, ठीक है। र और खटकोड़ वाला स और री, ये सभी कहे जाते हैं मूर्धन्य ध्वनियां। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य ध्वनियां। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर दंत लिख रहा है, दंत में क्या क्या आ जाएगा, दंत में आता है त थ द ध और न, ये आपका पहले आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या आ जाता है, तो याद रखेगा ल और स भी आ जाता है। फिर से एक बार रिवीजन करिए, मैंने बताया आपको य और स, ठीक है। यश, यश कहां आ जाता है दोस्तों, ये तालु में आता है। कहां पर आता है, तालु में। य र, य ऐसे ऐसे, अच्छा आप पता है आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक शॉर्टकट बताऊं आपको, देखिए अगर आप कभी ऐसे लिखिए ना, देखिए यहां लिखिए य, यहां लिखिए र, यहां लिखिए ल, यहां लिखिए व, ठीक है। यहां लिखिए बड़ा वाला स, यहां लिखिए छोटा वाला स, फिर ये छोटा खटकोड़ स, छोटा स, फिर ह, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब आपने यहां पे क्या किया दोस्तों, सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपने य और स ये रख दिया आपने तालु के अंडर में। कहां रख दिया आपने, इसको बता दिया कि तालु है, ठीक है। और यहां से आप उठा लीजिए र और खटकोड़ स, आपने इसको बता दिया कि ये क्या है, यह मूर्धा है। आपने बता दिया ल और स, ल और स क्या दोस्तों, ये दंत है। क्या है, ये दंत वर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बस ऐसे लिख दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसके पहले ह को भी हमने आपको उठा के कहां रख दिया था, ह को आपने रख दिया था कंठ ध्वनि में। आपको याद आया, ह को, विसर्ग को और आ को ये कहां रखा था आपने, कंठ ध्वनि में रखा था। उसको भी याद रखेगा। बच गया अकेले बेचारा कौन सा, व बच गया। कौन सा बच गया, व, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसके बाद आप पढ़ते हो क्या, ओष्ठ ध्वनियां। ओष्ठ ध्वनियां में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पे आप बोलते हो प फ ब भ म, इतना चीज तो आप जानते ही हो। इसके अलावा इसमें अलग से क्या ऐड कर देना है, ओष्ठ ध्वनियों में और आ जाता है, एक तो ये आ जाता है प्लस इसके अलावा उ आ जाता है, बड़ा उ, ठीक है। कभी कभी व को भी दोस्तों यहीं पे लाके रख दिया जाता है व के साथ, ठीक है। हालांकि व के साथ और भी अच्छी ध्वनि लिया जाता है। इसको अभी बताता हूं आपको। कंठ तालव्य, देखिए मैंने इसको बनाना सिखाया था आपको। कंठ तालव्य में क्या क्या आता है, आप रटिए मत, आप देखिए कैसे बनता है कंठ तालव्य। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और ऐ क्या होता है, कंठ तालव्य होता है, तो आप कहोगे सर कैसे मान लिया जाए। मानिए मत भाई, मैं साबित करके दिखा दे रहा हूं। ए का निर्माण कैसे होता है, अ के साथ और ई के साथ होता है, और इसका निर्माण कैसे होता है, अ के साथ और ए के साथ होता है। यही तो निर्माण क्रम है। अब मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि अ क्या है, तो आप कहोगे सर अ और आ ये दो कंठ ध्वनियां होते हैं। क्या होते हैं, कंठ ध्वनियां। और आपने पढ़ा ई क्या होता है, तो आपने पढ़ा ई जो होता है ये तालु ध्वनियां होता है, तालु ध्वनि होता है। तो एक बात बताओ, कंठ और तालु मिलाओगे तो क्या बनेगा, कंठ और तालु मिलाओगे तो क्या बनेगा, कंठ तालव्य बनेगा। तो कभी भी परीक्षा में याद रखें कंठ तालव्य कौन कौन सा होता है, ए क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। इसी तरह से पूछ रहा है कंठोष्ठ, ठीक है। तो आइए मैं अगर आपसे कह दूं दोस्तों कि कंठोष्ठ क्या क्या होता है, कि मैं आपसे कह दूं ओ और औ ये क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। आप कहोगे सर कैसे, बता के दिखाओ, समझा के दिखाओ। तो देखो ओ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अ के साथ और उ के साथ, और अ का निर्माण कैसे करते हैं, अ के साथ और ओ के साथ, यही होता है ना। अब यहां पे आप अलग से मुझे बता दो अ
क्या है, अ होती है कंठ ध्वनि, और ऊ क्या है, ऊ होता है ओष्ठ ध्वनि। ऊ क्या होता है दोस्तों, ये ओष्ठ ध्वनि। तो दोनों को मिलाओगे तो निर्माण क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। क्या होगा निर्माण, कंठोष्ठ ध्वनियां आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए दंतोष्ठ किसे कहते हैं, दंत ओष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ में दोस्तों जो आपने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, व और फ, याद रखेगा व और फ को क्या कहा जाता है, इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी व को खाली ओष्ठ के अंतर्गत भी रखा जाता है, तो घबराने वाली बात यहां पर कोई नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए स्वर तंत्री किसे कहा जाता है, स्वर तंत्री वर्ण। याद रखेगा जो भगौड़ा है उसी को स्वर तंत्री वर्ण कहा जाता है। भगौड़ा कौन है, ह ने क्या किया था, अघोष का साथ छोड़ के सघोष के साथ चला गया था। ठीक है, याद रखेगा यह क्या कहलाता है, यह स्वर तंत्री कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेगा यह कंठ ध्वनि के अंतर्गत भी रखा जाता है, कंठ ध्वनियों के अंतर्गत भी रखा जाता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वर्त वर्ण कौन से कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखिए यहां पे मैंने आपको फार्मूला सिखाया था, क्या बताया था, बहुत आसान तरीका। स जितना कठिन लिखा है यह उतना ही सरल है, सरल है। ज सरल ज, सरल ज, ये क्या है दोस्तों, ये वर्त वर्ण है। क्या है, वर्त वर्ण। वो जितना कठिन लिखा है यह उतना ज्यादा सरल है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रकंपित किसे कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। मैंने आपको बताया था प्रकंपित व्यंजन ही लुंठित व्यंजन होता है, कुछ दूसरा नहीं है। लुंठित का ही दूसरा नाम क्या है, प्रकंपित है। आज प्रकंपित देख रहा है, कल आपसे कंपित पूछ दिया, या आपसे पूछ दिया कंपन वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, तो याद रखेगा र जब बोलते हैं र तो ऐसे निकलता है, इसलिए इसको प्रकंपित के अंतर्गत रखा गया है। और याद रखेगा लुंठित व्यंजन का उदाहरण क्या है, र होता है। ठीक है, तो प्रकंपित व्यंजन क्या हो जाएगा, यहां पर र हो जाएगा। इसके अलावा पार्श्विक व्यंजन तो आप सभी जानते हैं, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है दोस्तों, ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो साधारण सा है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ल को क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। बस कहानी खत्म, द एंड। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीजें आपको मैंने समझा दिया, अब इससे ज्यादा कोई बातें नहीं दी गई। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको टेस्ट कराऊंगा ताकि आपका कुछ भी बचा ना रह जाए। चैप्टर निचोड़ करके मैंने आपको दे दिया, अब इससे ज्यादा बेहतर आपको कुछ मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।